वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने एलसीआर सर्किट पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को एलसीआर सर्किट क्लियर है। एलसीआर सर्किट में हमने सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था, जिसे हम इम्पीडेंस बोलते हैं। इम्पीडेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। फिर हमने रिजल्टेंट वोल्टेज का भी फॉर्मूला पढ़ा था, V बराबर अंडर रूट बी आर स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। हमने फेज डिफरेंस का भी फॉर्मूला पढ़ा था, tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। क्लियर? ये सारे फॉर्मूलाज हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उसी कड़ी में वो हमारे सामने बेटा अगला क्वेश्चन जो दिया है, वो क्वेश्चन है, कह रहा है एक एलसीआर सर्किट है। क्या है? एलसीआर सर्किट। तो ये मैंने इसमें बढ़िया एलसीआर सर्किट बना दिया आपके लिए। दिस इज द एलसीआर सर्किट। अब वो कह रहा है ये जो एलसीआर सर्किट है ना, इसमें जो रेजिस्टेंस दिया हो गया है वो 12 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है? और कह रहा है इसके अंदर जो कंडेंसर जुड़ा हुआ है ना, उस कंडेंसर का जो रिएक्टेंस है, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस 14 ओम है, और जो कॉइल जुड़ी हुई है उसका इंडक्टेंस 30 ओम है। और इस पूरे सर्किट को मैंने 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा है, और इस अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। आपके नोट्सों में करेक्शन है, 15 दिया हुआ है, 50 है वो, राइट। आगे कह रहा है इस पूरे सर्किट का इंपीडेंस कैलकुलेट करूं, इस पूरे सर्किट में बहने वाली करंट कैलकुलेट करूं, फेज एंगल कैलकुलेट करूं, और कह रहा है रेजिस्टेंस का वोल्टेज बताऊं, यानी वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। फिर कह रहा है कैपेसिटर का वोल्टेज बताऊं, यानी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। और फिर कह रहा है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस या वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल। सीन क्लियर है सभी को? अपने को ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन एलसीआर सर्किट है और इंपीडेंस पूछ रहा है। तो इंपीडेंस का फॉर्मूला पढ़ा था मैंने, Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यस और नो? बोले भैया। इंपीडेंस का फॉर्मूला पढ़ा था मैंने, Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट आर कितना है हमारे पास? 12। 12 का स्क्वायर 144 लिख दूं सीधा, प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। एक्सएल कितना है? 30, और एक्सी कितना है? 14। 30 माइनस 14 16 कर लो, और 16 का स्क्वायर 256। इतना तो थोड़ा सा चलने दो आप। समझ गए 256 कैसे आया? 144 और 256 400, 400 का स्क्वायर रूट 20। ये आपका पहला आंसर आ गया, इंपीडेंस Z। बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं, जिससे कैलकुलेशन इजीली हो जाए। समझ पा रहे हैं? ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर जगह इजी हो, पर जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक सीन क्लियर है सभी को? अब वो कह रहा है करंट निकालू सर्किट का। करंट का फॉर्मूला, सारा काम उसी से हो जाएगा, V बराबर आई आर, दैट्स ऑल। उसी पर फोकस किया करो सबसे ज्यादा। I बराबर निकालना है, क्या करूं? V अपॉन आर। अब I काय का करंट है? पूरे सर्किट का करंट है। तो बताओ क्या लिखूं? I बराबर V अपॉन Z। Z क्यों लिखूंगा? समझ में आया क्यों लिखूंगा? क्योंकि करंट पूरे सर्किट का ले रहा हूं, वोल्टेज पूरे सर्किट के ले रहा हूं, तो रेजिस्टेंस भी पूरे सर्किट का ही लूंगा। पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस जब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट जुड़े होते हैं तो उसके इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम लोग इंपीडेंस बोलते हैं, इसलिए Z खत्म। V कितना है? 200। Z आप ये निकाल चुके हो 20। कितना आ गया? 10 है। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? करंट के बाद अब उसने हमसे पूछा फेज एंगल बताएं। क्या बताएं? फेज एंगल। तो भैया हमने पढ़ा था tan फाई इज इक्वल टू, या डायरेक्ट आप वो भी लगा सकते हैं, फाई बराबर tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, या tan फाई बराबर ऐसे याद किया होगा आपने, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन। बोलो भैया। तो फाई इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, tan इधर पहुंच जाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। क्लियर? चलो भैया, एक्सएल माइनस एक्सी। एक्सएल 30 है, एक्सी 14 है, 30 माइनस 14 16 लिख दूं, अपॉन आर 12। 4 3 से 12, 4 4 से 16। तो ये आपका फेज एंगल आ गया tan इनवर्स। या तो 4/3 लिखा रहने दूं, या 4 में 3 का डिवाइड कर दूंगा तो 1.33 आ जाएगा, राइट। तो कुछ भी लिख दो चलेगा, मैंने लिख दिया है फिलहाल ये 4/3। सीन क्लियर है सभी को? फेज एंगल के बाद उसने मुझसे पूछा है, 3 चीजें आ गई आपके, 3 आंसर आ चुके हैं, राइट। वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, काय का वोल्टेज पूछ रहा है आपके? किसी एक सिंगल कंपोनेंट का पूछ रहा है या पूरे सर्किट का पूछ रहा है? सिंगल कंपोनेंट का पूछ रहा है। तो बताओ वी आर बराबर क्या लिखूं? I R। क्लियर? I कितना है?
आई ये अपना 10 एम्पियर आ गया। रेजिस्टेंस कितना है? 12 है। कितना आ गया? 120 वोल्ट। यानी ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज आ गया, इस अकेले कंपोनेंट का वोल्टेज आ गया 120 वोल्ट। आगे किसका कह रहा है? कैपेसिटर का निकालूं, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। फिर से बताओ, V बराबर आई आर। तो आई तो मैंने लिख दिया, आर की जगह क्या लिखूं? है एक्स। क्यों लिखूं? समझ में आ रही है बात सभी को? आई हमारा ये आ चुका है, आई की वैल्यू 10 है। एक्स ही कितना है अपने पास? 14। 14 10 से 140। वोल्टेज निकाला है तो वोल्ट। अगला निकालना है VL। बताओ VL बराबर आई एक्सएल। आई हमारा 10 आ चुका है, एक्सएल 30। 30 10 से 300 वोल्ट। क्या मैं उम्मीद करूं हम लोग समझ गए? नोट इट डाउन। उम्मीद करता हूं सभी ने नोट कर लिया यहां तक। इसके बाद हमारे को अगला क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन में मुझसे बोल रहा है कि एक सर्किट है और उस सर्किट में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है 30 ओम का, और एक कॉइल जुड़ी हुई है जिसका इंडक्टेंस 70 ओम है। कॉइल के इंडक्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस, कॉइल के रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं हम लोग, 70 ओम का। और कह रहा है कैपेसिटर भी जुड़ा हुआ है, ऐसा बोला है उसने क्वेश्चन की लैंग्वेज में। आर जुड़ा है, एल जुड़ा है, और संग में कह रहा है कैपेसिटर भी जुड़ा हुआ है। तो कौन सा सर्किट हो गया? LCR सर्किट हो गया। सर्किट बना लेते हैं, LC। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, वो कह रहा है ये एक सर्किट है, इसको मैंने एक अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ा है। अल्टरनेटिंग सोर्स का वोल्टेज है 200 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। इसमें एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है 30 ओम का, एक कॉइल जुड़ी हुई है, कॉइल का जो रिएक्टेंस है दैट इज 70 ओम, और एक कैपेसिटर भी जुड़ा हुआ है, ऐसा बोल रहा है। कह रहा है कि यदि इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट 4 एम्पियर है तो इस कैपेसिटर के रिएक्टेंस की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? पहले तो ये बताओ। हाँ, अब आप ही लोग अपनी अप्रोच लगाओ, कैसे करें। एक्स ही चाहिए अपने को। कौन सा फॉर्मूला लगता दिखाई दे रहा है? कोई बता सकता है? मैं इशारा करूं, लिसन लिसन लिसन, घबराओ मत। एक्सी, जैसे ही एक्सी आया, जो लोग अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से फॉर्मूलाज वगैरह याद करते हैं, उनके दिमाग में पहली घंटी बजी 1/ओमेगा सी, है ना। एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी जैसे ही हमारे सामने आया तो भैया सी की वैल्यू तो कहीं दी ही नहीं है। अगर आप एक्सी लगाते हैं, एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी, आपके पास ओमेगा भी नहीं है तो चलो आप ओमेगा की जगह 2πf लिख लोगे, काम चला लोगे। सी कहाँ से लाओगे? सी तो है नहीं, काम फेल। बोलो भैया, इससे तो नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं फिर, ये तरीका और सोचो। और कोई? तो ज्यादा सोचने से सर में दर्द होता है ना। लिसन एवरीवन, आप पहले देखो दिया क्या क्या चीज है। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक ही फॉर्मूले से काम हो जाता है इस पूरे में ज्यादातर जगह। क्या? V बराबर आई है। आप इधर देखो, इसमें क्या क्या दिया है? वोल्टेज है, करंट की वैल्यू की बात कर रहा है, V है, I है, और बाकी का सारी चीजें देखो। ये भी रेजिस्टेंस टाइप की चीज है, ये भी रेजिस्टेंस टाइप की चीज है, बोलो भैया, और ये भी रेजिस्टेंस ही है। बल्ले देखिए, एक ही तो फॉर्मूला है, V बराबर आई यार, खत्म, लगा दो। अब समझो इधर क्या लिखा मैंने। ये काय का वोल्टेज है? पूरे सर्किट का है, बराबर। ये क्या है? पूरे सर्किट का करंट है। अब क्या लिखूं आप बताओ? Z क्यों लिखूं? क्योंकि पूरे सर्किट का है, बस खत्म। अब आप गौर से देखिए, V बराबर I। अब Z देखो, V है मेरे पास, I है मेरे पास, Z नहीं है। तो ये LCR सर्किट है। LCR सर्किट की Z का क्या फॉर्मूला है?
अब आपका आ जाएगा। नहीं है बात समझ में? सेम क्लियर है? चमका दो। बी कितना है? 200। आई को नीचे ले आओ। आई कितना है? 4 अंडर रूट आर। आर 30 है, 30 का स्क्वायर 900 कर दूं डायरेक्ट। एक्सएल 70, एक्सीएम में फाइंड आउट करना है स्क्वायर। आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं? 4 से ये कैंसिल कर दिया, 5 50 आ गया। 50 इज इक्वल टू अंडर रूट 900 प्लस 70 माइनस एक्सी स्क्वायर। आगे आप बताओ क्या करूं? स्क्वायरिंग कर दूं तो रूट हट जाएगा, तो क्या लिखूं? स्क्वायरिंग एट बोथ साइड। स्क्वायरिंग एट बोथ साइड। दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग करूंगा तो नजारा ऐसा हो जाएगा। 50 का स्क्वायर 2500। बोलो भैया, इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 900 प्लस। स्टेप क्लियर है? 900 इधर लाऊंगा, 2500 माइनस 900 1600 लिख दूं डायरेक्ट, इज इक्वल टू 70 माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाऊंगा, अंडर रूट आ जाएगा। वन 1600 स्क्वायर रूट क्या होगा इसका? 40 माइनस का एक्सी इधर लाऊंगा, प्लस का एक्सी, ये 70, 40 इधर आएंगे, माइनस के 40, डायरेक्ट 30 ओम लिख दूं। बोलो भैया, नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं, हो गया होगा सभी का। इसके बाद हमारे को अगला सवाल दिया है, उसमें कह रहा है एक सर्किट है, उस सर्किट में एक कॉइल है, उस कॉइल का इंडक्टेंस 2.0 मिली हेनरी है। आप मुझे बता सकते हो ये 2.0 मिली हेनरी कॉइल का जो इंडक्टेंस दिया है, ये एल होगा या एक्सएल होगा? एक्सएल क्यों नहीं? एक्सएल होता तो ओम हो जाता। बोलो भैया, अगर यूनिट ओम होती तो हम इसे एक्सएल लिखते। क्लियर? एक्सएल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जबकि ये केवल इंडक्टेंस बोल रहा है, रिएक्टेंस थोड़ी बोल रहा है। क्लियर है? आगे उसने बोला कंडेंसर है जिसकी कैपेसिटी 20 माइक्रोफेराड है, तो कह रहा है कितनी फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा था हमने। क्या फॉर्मूला है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का? F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं है। 2 मिली हेनरी, मिली कितना होता है? 10 की पावर -3। कैपेसिटी 20 माइक्रोफेराड है, माइक्रो कितना होता है? चमका दो। F इज इक्वल टू 1/2, पाई की वैल्यू 3.14, अंडर रूट L कितना है हमारे पास? 2 इंटू 10 टू दी पावर -3। C कितना है हमारे पास? 20 इंटू 10 टू दी पावर -6। अब तो कर लेंगे इसे। बोले कितनी फ्रीक्वेंसी दे रहा है? 10 की पावर 2 हर्ट्ज। नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन एसी सर्किट। ये भी अच्छे क्वेश्चनों में काउंट होता है इस चैप्टर में, है ना। ड्राइव द रिलेशन फॉर द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन एसी सर्किट। आइए देखते हैं। लिसन एवरीवन, कोई भी सर्किट हो, पावर का एक जनरल फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। जो वर्क है वही एनर्जी है। बोले भैया, और जहां भी टाइम का डिवाइड हो जाता है वहां एक वर्ड आ जाता है, रेट। क्लियर? द रेट ऑफ वर्क को एनर्जी बोल, रेट बोल दिया यानी टाइम का डिवाइड हो गया। वर्क को एनर्जी बोल सकता हूं। किसी भी सर्किट में जब आप करंट फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तो एनर्जी कंज्यूम होती है। द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड पावर। क्लियर? किसी ने पूछा व्हाट इज पावर? द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। क्लियर? या द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड पावर। बात समझ में आ रही है? तो एसी सर्किट में जो पावर कंज्यूम हो रही है, एवरेज पावर कंज्यूम्ड हो रही है, उसके लिए फॉर्मूला निकालने के लिए कह रहा है
He is telling you track the relation for the average power consumed in an AC circuit. Clear? Average power हमें निकालनी है AC सर्किट में. पावर बाद में निकालेंगे, लेकिन अपन ने पावर का एक डायरेक्ट रिलेशन पढ़ा था, P बराबर VI, अगर आपको याद हो तो VIP बताया भी था मैंने कि कैसे आया ये. जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता देख लें. P बराबर W/T हम जानते हैं. W बराबर क्यों बे? बोलो भैया ये याद आया? W बराबर QV. चैप्टर 2 पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया था. V बराबर W/Q. क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो W बराबर QV. बोलो भैया. फिर हमने पढ़ा था Q बराबर IT. ये V एज इट इज, T एज इट इज. T से T कट गया. P बराबर VI. क्लियर है? VIP बताया था या नहीं? बोले भैया. तो अगर किसी ने पूछा पावर का डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन की. एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये हम लोग निकालने जा रहे हैं. क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ये रिलेशन जानते हैं. P बराबर VI. किसी भी ऐसी सर्किट में किसी एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे मैंने मान लिया वोल्टेज का जो इक्वेशन होता है दैट इज V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी. और किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे करंट या तो लीड करता है या लैग करता है या सेम फेज में होता है. तो एक जनरल रिलेशन निकालने के लिए मैंने मान लिया किसी एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे करंट का जो इक्वेशन है दैट इज I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5. आप जरूरी नहीं है -5 लें, +5 भी ले सकते हैं. क्लियर है? आपकी इच्छा है. यहां पर मैंने एक व्यापक फॉर्मूला जनरल रिलेशन निकालने के लिए दोनों के बीच में फेज फाई मान लिया. क्लियर है? I0 साइन ओमेगा टी इसलिए नहीं माना क्योंकि अगर मैं I0 साइन ओमेगा टी मानता और वोल्टेज V0 साइन ओमेगा टी मानता तो यहां पर कहीं ना कहीं मैं ये ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लिया कि दोनों सेम फेज में है. फाई 0 हो गया. तो एक जनरल फॉर्मूला आ जाए इसलिए मैंने फाई वाला टर्म लिया. बात समझ में आ रही है सभी को? आगे बढ़ते हैं. P इज इक्वल टू, अब आप बताते जाइए सारे स्टेप. यहां तक क्लियर है सभी को? V0 I0 साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस 5. किसी को कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है सभी को? P बराबर V0 I0 साइन ओमेगा टी. अगला स्टेप आप बताइएगा ये कैसे आया? बताओ भाई कैसे आया ये? कैसे आया? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. सीन क्लियर है? बायो वाले जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो ये साइड में फॉर्मूला लिख रहा हूं. साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. क्लियर? ये फॉर्मूला मैंने यहां पर अप्लाई किया है. P बराबर V0 I0 साइन ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई. भाई ये इतनी आवाज क्यों आ रही है? लिसन, यहां तक सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? यहां मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड किया, कोई फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा, तभी तो कर रहे हैं, है ना? तो गौर से देखिएगा. P इज इक्वल टू V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस, ये कौन सा फॉर्मूला लगता दिखाई दे रहा है? 2 साइन टीटा कॉस टीटा. बोलो भैया, हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स में, या लिख रहा हूं मैं साइड में. 2 साइन टीटा कॉस टीटा काय के बराबर होता है? साइन 2 टीटा. क्लियर है? चूंकि 2 साइन टीटा कॉस टीटा बराबर होता है साइन 2 टीटा, तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी. तो यहां क्या लिख दूं? साइन 2 ओमेगा टी साइन 5 बाई 2. यहां तक सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ो. ये पावर आई है, उसने मुझे एवरेज पावर बोला है फॉर 1 कंप्लीट साइकिल. तो फॉर 1 कंप्लीट साइकिल
फॉर वन कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल के लिए जो मैथ्स वाले हैं वो भी ऐसे ही करें और जो बायो वाले हैं वो भी ऐसे ही करें। क्लियर? बाकी का रीजन हर चीज का होता है, बट आपको डायरेक्ट ऐसे ही लिख के आना है, क्योंकि अगर उसे रीजन बताने की कोशिश करेंगे तो ये डेरिवेशन काफी लेंथी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको ऐसे ही बताना है। वन कंप्लीट साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो वैल्यू होती है दैट इज 1/2 और साइन 2 ओमेगा टी की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर? याद रखना है इसको। फॉर वन कंप्लीट साइकिल साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1/2 और 0। कोई भी अगर जानना चाहता है कि ये कैसे आए तो बैच के बाद मुझसे संपर्क करें, मैं बताऊंगा कैसे आए। क्लियर है? क्योंकि लेंथी है काफी। ठीक है, ये तो आप समझ जाओगे लेकिन इसको बताने में टाइम लगेगा काफी। क्लियर? आपको भी बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना है एज इट इज। एक कंप्लीट साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 और साइन 2 ओमेगा टी की वैल्यू 0। ये दोनों वैल्यू उठा के यहां रख रहा हूं, तो अब जो पावर आएगी वो कैसी पावर आएगी? एवरेज पावर। तो ये हो जाएगा हमारा V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह 1/2 cos फाई माइनस साइन 2 ओमेगा टी कितना है? 0। तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। 0 का मल्टीप्लाई साइन फाई से करूंगा 0, 0 में 2 का डिवाइड करूंगा 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो ये हो गया हमारा एवरेज पावर बराबर 0 तो लिखने की जरूरत नहीं, इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओ V0 I0 cos फाई। काय की कमी रह गई है? अपॉन में 2 लिख दूं। 2 को ऐसे लिखूं, 2 को ऐसे लिख सकता हूं √2 इंटू √2। तो फाइनली अब ये लिखूंगा मैं इसे P एवरेज इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हो? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। बोलो भैया VRMS। हाँ, I0 बाई √2 IRMS cos फाई एज इट इज। सीन क्लियर है? अगर किसी ने बोला ड्राइव द रिलेशन फॉर द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन एसी सर्किट, तो यहां तक आपको करना है P एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS cos फाई। आप देखो फॉर्मूला कोई खास विशेष चेंज नहीं हुआ, P बराबर VI, यहाँ VI cos फाई। क्लियर है? माइंड इट, एग्जाम में आए आपको यहीं तक करना है, पर आपको ये भी पता होना चाहिए जो मैं लिख रहा हूं। VI क्या होता है? पावर ही तो होती है। लेकिन अगर पावर ऐसे लिखी है VRMS इंटू IRMS, तो ऐसी पावर को बोलते हैं वर्चुअल पावर। अगर कोई आपको वर्चुअल पावर दे रहा है इसका मतलब वो VRMS IRMS की वैल्यू दे रहा है। क्लियर है? तो VRMS इंटू IRMS को मैंने क्या लिख दिया? वर्चुअल पावर। और cos फाई को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं? तो cos फाई की जगह मैंने यहां लिख दिया पावर फैक्टर। अगर उसने बोल दिया कि इन एन एसी सर्किट प्रूव दैट द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ वर्चुअल पावर एंड पावर फैक्टर, तो फिर आपको इसके बाद यहां भी बढ़ाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो देख लें, डेरिवेशन समझ जाएंगे। लिसन एवरीवन, फॉर वन कंप्लीट साइकिल साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2 और साइन 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। इसको ये भी आ जाता है वैल्यू, इंटीग्रेशन करके आता है, लेंथी जाता है काफी, पर बोर्ड में आपको फिर से बोल रहा हूं ऐसे ही लिखना है। इसको समझ लो, ये जल्दी समझ जाओगे। साइन 2 ओमेगा टी 0 कैसे आया? हम एक साइकिल की बात कर रहे हैं, तो साइन 2 ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई एफ भी होता है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी भी होता है। यस और नो? इंटू टी, टी टाइम है। हम कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं। कंप्लीट साइकिल में टाइम कितना होगा? कैपिटल टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई का 2 से करोगे 4 पाई, और साइन 4 पाई कितना होता है? 0। तो इस वजह से ये टर्म 0 आया। बात समझ में आ रही है? इतना अच्छे से पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।